हाय स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ रहे हो। बोर चैप्टर सारे खत्म हो गए हैं, अब इंटरेस्टिंग चैप्टर चलेंगे। भारत में नदियों का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत में नदियां बहुत सारी हैं। कुछ प्रमुख नदियों का आज हम अध्ययन करेंगे। आज से नदियों का अध्ययन चलेगा, जिसमें 2 या 3 वीडियो बनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें, शेयर करें, कमेंट करें। जितने शेयर और कमेंट आ रहे हैं केवल पढ़ने वाले बच्चों के आ रहे हैं, बाकी सब इसे इग्नोर कर रहे हैं। आगे जाकर आपको फायदा होगा, कोचिंग में जाओगे तो फायदा होगा। यही चीज पढ़ाई जाएंगी आपको, उनके लिए आप खुद पढ़ोगे। आज हम जबरदस्ती आपको जोर देकर पढ़ा रहे हैं। उत्तरी भारत की प्रमुख 3 नदियां हैं। सिंधु, 3 नदी तंत्र हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इन 3 नदियों में अलग अलग वीडियो बनेंगे। आज हम केवल सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी तंत्र भारत के उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब 3 प्रमुख राज्यों में है, और इसके अलावा पाकिस्तान में। इसका अध्ययन करने से पहले मैं भारत की प्रमुख 6 नदियां लिख देता हूं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, गोदावरी, यमुना, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत में नहीं, यहां से यहां तक भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी सिंधु है। लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर। सिंधु की लंबाई 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। गंगा 2525 किलोमीटर। सतलज ये सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की, लेकिन भारत में से बहकर निकलती है। सतलज की लंबाई है 1500 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। आप देख सकते हैं यमुना 1385। यमुना भी सहायक नदी है गंगा की। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। आज हम केवल यह नदी तंत्र पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी, इसमें प्रमुख 5 नद आकर मिलते हैं। 5 नद, पंचनद बोलते हैं इनको। जो मानचित्र में आपको नीले कलर की लाइनें दिखाई दे रही हैं वो नदियां हैं। यहां पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। लेकिन सिंधु मानसरोवर झील से नहीं निकलकर मानसरोवर झील के पास ही जुड़े हुए हैं। वैसे तो मानसरोवर झील के पास ही एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ग्लेशियर से निकलकर भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। और लद्दाख
व जास्कर, अगर हमने हिमालय पढ़े हैं तो इन पर्वतों के बारे में पढ़ा है। लद्दाख व जास्कर हिमालय के बीच में से निकलकर, लद्दाख व जास्कर पर्वतों के बीच में से निकलकर यहां पर गिलगिज नामक स्थान पर एक बहुत बड़ा गार्ज बनाती है। गार्ज किसे कहते हैं? आई आकार की गाठी को गार्ज कहते हैं। ये नदियां बहुत पुरानी हैं, हिमालय के उत्थान से पहले भी ये नदियां चलती थी। तो जैसे जैसे हिमालय उठता गया ये नदियां अपनी गाठी में उसे काटती रही, तो एकदम सीधा गार्ज बना दिया, एकदम सीधी घाटी बना दी, जिसे गार्ज कहा जाता है। गिलगिज के पास में सिंधु नदी एक गार्ज बनाती है जिसका नाम है सिंधु गार्ज। इसके बाद में ये दक्षिण में मुड़कर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। लद्दाख और जास्कर हिमालय के बीच में इसी नदी के किनारे एक जिला स्थित है जिसका नाम है लेह। लेह जिला किस नदी के ऊपर स्थित है? सिंधु नदी के ऊपर स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरी प्रमुख नदी सतलुज, जो इसकी सहायक नदी है। ये नदी सतलुज नदी कहलाती है, जो सिंधु में पाकिस्तान में जाकर मिलती है अमनकोट के पास, सॉरी मिठानकोट। मिठानकोट के पास जाकर सिंधु में मिल जाती है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल भी मानसरोवर झील के पास में ही राक्षसताल से है। राक्षसताल कहो या राक्षसताल, एक ही बात है। राक्षसताल से इसका उद्गम है, जो यह है। यहां पर एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, जिस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के पास यह भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बहती हुई, पंजाब में बहती हुई, पाकिस्तान में जाकर यह सिंधु में मिल जाती है। अब बात करते हैं सतलुज की सहायक नदियों की। सतलुज की सहायक नदियों को याद करने का सीधा सा तरीका है, ऊपर से गिनो। JH झेलम, JH झेलम, CH चिनाब, JH CH ऊपर है, फिर RV रावी, फिर VY व्यास, और फिर सतलज ST सतलज। JH झेलम, CH चिनाब, RV रावी, VY व्यास, ST सतलज। ये प्रमुख नदियां हैं जो आकर सिंधु इस सतलज में मिलती हैं, और सतलज जाकर सिंधु में मिल जाती है मिठानकोट के पास। सतलज नदी उद्गम राक्षसताल से होकर हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास में ये प्रवेश करती है, और यहाँ पर हिमालय, आप जानते हैं यहां से हिमालय आ जाता है, तो हिमालय को काट कर एक दर्रा बनाती है। उस दर्रे का नाम है सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रे का निर्माण करते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। आपसे पूछा जाए कि सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है, तो सिपकिल्ला दर्रा के सिपकिल्ला गार्ज, सिपकिल्ला गार्ज का निर्माण करती हुई आगे निकल जाती है। इसके बाद में आती है व्यास नदी। व्यास और रावी दोनों का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के पास। किस दर्रे के पास है? रोहतांग दर्रे के पास में इनका उद्गम स्थान है।
व्यास नदी आकर सतलज में मिलती है कहां पर? हैरिके नामक स्थान पर मिलती है। हैरिके नामक स्थान पर मिलती है, जहां हैरिके बैराज नामक बांध बनाया गया है। हैरिके नामक स्थान पर ये आकर मिलती है। कहां है हैरिके? पंजाब। ये पंजाब है, पंजाब के कपूरथला में। कपूरथला में हरिके बैराज हरिके नामक स्थान पर ये मिलती है। इसके बाद में रावी भी रोहतांग दर्रे, देखो एक दर्रा बना हुआ है, रोहतांग दर्रे के पास में से निकलकर सीधी सतलज में नहीं मिलकर चिन्नाब में मिलती है। चिन्नाब नदी बारालाचाला दर्रे के पास में से निकलती है। बारालाचाला दर्रे के पास में से निकलती है और कश्मीर जम्मू में बहती हुई सीधी सतलज में मिलती है। इसमें चिनाब की सहायक नदी है रावी, जो रोहतांग दर्रे के पास में से निकलकर इसमें मिल जाती है। एक और चिनाब की सहायक नदी है, वो है झेलम। झेलम नदी कहां से निकलती है? झेलम नदी निकलती है बेरीनाग, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में बेरीनाग के पास शेषनाग पहाड़ से, बेरीनाग के पास शेषनाग झील से, बेरीनाग के पास शेषनाग झील से ये निकलती है। और यहां आपको लाल लाल डॉट दिखाई दे रहा है, ये श्रीनगर है। श्रीनगर में बहती हुई वुल्लर झील का निर्माण करती हुई, वुल्लर झील को बनाती हुई भारत और पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ के बराबर बहती हुई आकर मिल जाती है। काफी दूर तक इस सीमा के बराबर चलती है ये, फिर आकर मिल जाती है किसमें? चिन्नाब नदी में। चिन्नाब जाकर गिरती है सतलज में, सतलज जाकर गिरती है सिंधु नदी में। वुल्लर झील का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? झेलम नदी। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे। अनंतनाग से लेकर बारामूला तक यह झील विसर्पण करती है। यह नदी विसर्पण करती है। विसर्पण मतलब पानी में तेजी नहीं होती है, पानी बहुत धीमे पड़ जाता है। जब नदी का पानी धीमे पड़ जाता है तो नदी यूं सांप की तरह चलने लगती है, विसर्पण करने लगती है। कौन सी नदी पहाड़ी क्षेत्र में ही विसर्पण करती है? तो कौन सी नदी? झेलम नदी। कहां से कहां तक? अनंतनाग से लेकर बारामूला तक। अनंतनाग से लेकर बारामूला तक यह नौकागम्य है। यह नदी नौकागम्य है, यानी नौकाएं चलती हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत धीमे हो जाती है, विसर्पण करने लग जाती है। ये हो गई इनकी बात। अब बात करते हैं अन्य नदियों की। अन्य नदियां कौन कौन सी हैं? जो सिंधु की सहायक नदियां हैं दक्षिण की तरफ से, इसके बाईं ओर से नदी ऐसे जा रही है, तो ये बाईं ओर हो गई, ये दाहिनी ओर हो गई। तो बाईं ओर से इसमें गिरने वाली नदियां, एक तो है जास्कार, श्यांग, सिगार और गिलगिट। दाहिनी ओर से आकर गिरने वाली नदियों में यहां से एक नदी आकर गिरती है जिसका नाम है श्योक नदी। ये मैंने आपको हिमालय पढ़ाया तब भी बताया था, श्योक नदी।
जो दाईं ओर से आकर गिरती है। एक आकर गिरती है अफगानिस्तान के पास में से काबुल नदी। काबुल नदी भी सिंधु नदी में दाईं ओर से आकर गिरती है। एक आकर गिरती है कुर्रम और गोमल। कुर्रम और गोमल। लेकिन भारत में एक ही नदी आकर गिरती है दाहिनी तरफ से, वो है श्योक नदी। ऐसे तो बहुत सारे नाले गिरते हैं, नालों का कोई मतलब नहीं है। ये हो गई नदियों की, इस नदी सिंधु नदी की बात। अब बात करते हैं सिंधु जल समझौते की। सिंधु जल समझौता, भारत पाकिस्तान आजाद हुआ तब सिंधु नदी के जल को लेकर आपस में झगड़ा रहता था। तो सन 1960 में भारत पाकिस्तान ने मिलकर एक समझौता किया, जिसमें कि कौन सा देश कितने पानी का प्रयोग कर सकता है, यह तय करना था। तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, चिनाब, झेलम और सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा। लेकिन जो तीनों नदियां नीचे वाली हैं, रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों का जल 1, 2 और 3, इन तीनों का 80% जल भारत प्रयोग में लेगा और 20% ही पाकिस्तान प्रयोग में लेगा। इस समझौते के बाद झगड़ा कम हुआ। इसे कहा जाता है सिंधु नदी जल समझौता 1960। यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। यही नहीं, ये तीनों नदियां ही अंतरराष्ट्रीय नदियों में आती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। क्योंकि तीनों नदियां 3-3 देशों से होकर गुजरती हैं। सिंधु गुजरती है चीन, भारत, पाकिस्तान। चीन, भारत, पाकिस्तान। सॉरी, सतलज नदी, गंगा नहीं है, सतलज नदी। गंगा 2 ही देशों में से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। सतलज चीन, भारत, पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र चीन, भारत और बांग्लादेश। गंगा 2 देशों में होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश से। चलो, कल वाले चैप्टर में से एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, देखता हूं कितने बच्चे तैयार हैं आंसर देने के लिए। कमेंट में आंसर दीजिएगा। मेरा प्रश्न है, पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट पर कौन कौन से तट बने हुए हैं? पश्चिमी तट को किन किन तटों के नाम से जाना जाता है? धन्यवाद।